नमस्कार साथियों, डिजिटल शिक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान शब्द के लिए जब उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वह जहाँ से उत्पन्न होता है उसको उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि जो वर्ण है, ध्वनि है, उसका मूल केंद्र नाभि होता है और नाभि से शब्द जब उच्चारित होकर गले के विभिन्न भागों पर टकराकर जब शब्द निकलता है तो वह उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। कुछ वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दो उच्चारण स्थानों की आवश्यकता होती है। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 माने हैं और सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है। और वो 7 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? देखो, पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। और पाणिनि ने जिस 8वें उच्चारण स्थान के बारे में वर्णन किया है वह है उरह। ये उरह, इसको पाणिनि ने 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। उरह का अर्थ होता है वक्ष स्थल यानी छाती, यानी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में उरह की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान माने हैं और सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम देखते हैं क्रमशः इन उच्चारण स्थानों को। इधर उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनके सूत्र लिखे हुए हैं और उस उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण इधर लिखे हुए हैं। सूत्र, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रिक बोल सकते हैं, संस्कृत में उन्हीं को सूत्र बोलते हैं। यह एक शॉर्ट रूप होता है, संक्षिप्त रूप। पहला उच्चारण स्थान जो कि महर्षि पाणिनि ने माना है वह है उरह। इसका सूत्र उरस, और उरह अर्थात वक्ष स्थल से जो उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वह ह के साथ संयुक्त होकर बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान उरह माना गया है। जैसे ब्रह्म में मह जो लिखते हैं वह है, जैसे बाह्य न यानी चिन्ह, इनका उच्चारण स्थान उरह माना गया है। अगला है उच्चारण स्थान कंठ। इसका कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठे कहा जाता है और इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात अ का अर्थ अ और आ दोनों, कु का अर्थ होता है क वर्ग, अर्थात क वर्ग में आने वाले वर्ण, अर्थात क ख ग घ न, ह वर्ण। विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात इसमें जो वर्ण है वह अ आ क ख ग घ न ह और विसर्ग आता है। अगला है तालु। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है इचु येषा नाम तालु। ई अर्थात दोनों प्रकार की ई, छोटी और बड़ी ई। चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग अर्थात च छ ज झ ञ, और ये शा अर्थात ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला है मूर्धा, और मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। इसका सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री ह्रस्व और दीर्घ दोनों री। टू अर्थात ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण, और रसाणाम अर्थात र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है दंत, और दंत से उच्चारित वर्णों को दंते कहा जाता है और इसका सूत्र है लृतु लसानाम दंता। लृ वर्ण तू का अर्थ त वर्ग अर्थात त थ द ध न, फिर लसा नाम अर्थात ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंता अर्थात दांतों के द्वारा होता है। यानी जब इन वर्णों को हम बोलेंगे त थ द तो जिह्वा दांतों का स्पर्श करेगी। अगला है ओष्ठ।
और ओष्ठ से उच्चारित वर्णों को ओष्ठ्य भी कहा जाता है। और इसका सूत्र है उ पु पद्मान्या नाम ओष्ठो, अर्थात उ अर्थात दोनों प्रकार के ह्रीस और दीर्घ उ पु अर्थात प वर्ग प फ ब भ म, और उपदमानीय नाम और उपदमानीय वर्ण जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। उपदमानीय वर्ण यानी प और फ के आगे अर्ध विसर्ग सदृश जो चिन्ह लगा हुआ होता है इनको उपदमानीय कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठो, अर्थात दोनों होठ, यानी दोनों होठों की सहायता से ही इनका उच्चारण हम करते हैं। यानी जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो होठ आपस में स्पर्श करते हैं, बिना होठों की सहायता से हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। अगला है नासिका, और नासिका से उच्चारित वर्णों को नासिक्य भी कहते हैं। और इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगी हुई होती है इसको हम अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान नासिका माना गया है। अगला है जिह्वा मूलम, और जिह्वा मूल जो वर्ण है इनका उच्चारण करने वाले वर्णों को जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और इसका सूत्र है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। और जिह्वा मूल जो वर्ण है हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में पढ़ा है कि क और ख के आगे अर्ध विसर्ग जैसी आकृति जो बनी हुई होती है ऐसे वर्णों को जिह्वा मूल वर्ण कहते हैं। अगला उच्चारण स्थान है नासिका, और नासिका पहले भी आ चुका है, लेकिन इस नासिका से और भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण होता है। तो नासिका से उच्चारित वर्णों को नासिक्य कहते हैं। और इसका सूत्र है ञ म ङ न नाम नासिका च, अर्थात ञ म ङ न और न इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है, अर्थात नासिका से भी होता है, अर्थात किसी और भी उच्चारण स्थान है इनका। तो इनका उच्चारण ये जिस भी वर्ग में आते हैं उस वर्ग के अनुसार उनका उच्चारण स्थान तो वो है ही सही, उसके अलावा नासिका से भी इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे इधर देखें कि जैसे न है, न क वर्ग में आता है, क ख ग घ न, और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस प्रकार न का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। उसी प्रकार है ञ, ये च वर्ग में आता है और च का उच्चारण स्थान है तालु, तो ञ का उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिका भी है। उसी प्रकार न का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है, क्योंकि ये ट वर्ग में आता है। उसके बाद न त वर्ग में आता है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, तो न का उच्चारण स्थान दंत भी है और साथ में नासिका भी है। उसी प्रकार म है और म प वर्ग में आता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है, अर्थात दो उच्चारण स्थानों के द्वारा हमें इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। उसी के बाद अगले जो उच्चारण स्थान है, अगले जो वर्ण है, ये क्रम से इन सभी का दो दो उच्चारण स्थान है। जैसे अगला है कंठ तालु, अर्थात ये जो वर्ण है इनका उच्चारण कंठ और तालु इन दो उच्चारण स्थानों की सहायता से होता है और इसीलिए इनको कंठ तालव्य भी कहते हैं। और इसका सूत्र है एत ऐतो कंठ तालु, एत ऐतो, अर्थात यहाँ पर ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है एत प्लस ऐतो। तो एक का अर्थ होता है ए वर्ण और ऐतो यहां पर ऐ, अर्थात ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, अर्थात दो उच्चारण स्थानों से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब दो उच्चारण स्थान क्यों है इनके, तो जो ए है ये ए हम गुण संधि में पढ़ेंगे कि अ और ई से मिलकर बनता है ए, और अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अपोह विसर्जनीय नाम कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो अ कंठ से उच्चारित होता है, ई तालु से होता है, और इन दोनों से मिलकर वर्ण बना है स्वर ए, तो ए का जो उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु।
और अ और ए से मिलकर आई बनता है, इसलिए ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। उसी प्रकार अगला है कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठोष्ठ कहते हैं, और इसका सूत्र है ओतो कंठोष्टम, अर्थात ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान भी कंठ और ओष्ठ दो उच्चारण स्थान है। और दो उच्चारण स्थान कैसे हैं? क्योंकि जो ओ है वह अ और उ से मिलकर बनता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार इन दोनों से मिलकर जो ओ बनता है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। तो ऐसे वर्णों को कंठोष्ठ कहा जाता है। उसके बाद अगला है दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ से उच्चारित वर्णों को दंतोष्ठे कहते हैं, और इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो दोस्तों ये हमारे उच्चारण स्थान और उच्चारित होने वाले वर्ण हमने इसमें पढ़े हैं। और यदि आपको ये वीडियो और अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।